प्रणाम सर। अधिक समय न लेते हुए सीधे सीधे आप पर आते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे बंधु जुड़े हैं, हालांकि मैंने ग्रुप में लिख दिया था कि शिवम जी को आप देख रहे होंगे। सबसे जो मुख्य बात है इनकी, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, हमेशा तनाव मुक्त रह करके कोशिश करते हैं मुस्कुराने की, हंसने की और हंसाने की। और कई बार ऐसे अवसर आए जब इन्होंने साक्षात्कार दिया, उसके बाद फिर अंतिम चयन नहीं हो पाया। उस समय भी ये भी प्रश्न उठा कि अब आगे क्या किया जाए, जीविका का संकट है, जिजीविका का संकट है। और फिर भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, कोई संकट नहीं है। अब जो जिस तैयारी को आपने धार दी है उसको मझधार में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उसको आगे बढ़ाइए। और फिर या गुरु वाणी थी या ईश्वरी वाणी थी, और साथ में जो शिवम जी का परिश्रम था, लगन थी, और ये इस वर्ष यहाँ पर चयनित हुए। अगले वर्ष पुनः मैं अपेक्षा करूँगा और मेरा पूरा आशीर्वाद है कि आईएएस के रूप में आएँ। और उसके लिए तैयारी के संदर्भ में रणनीतियों पर चर्चा होती रहती है और निश्चित रूप से ये सपना ये साकार करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में कभी इनको दिक्कत नहीं हुई। साक्षात्कार में हमेशा 70 नंबर, अर्थात 100 में से 70, 72, 75, 76 या सर्वोच्च नंबर ये पाते रहे हैं। आप लोग इनकी अभिव्यक्ति शैली से भी देख सकते हैं। तो शिवम जी, 2-3 चीज़ें आपको बतानी है। एक तो अभी चूँकि समय अब काफ़ी कम है, तो मुख्य चीज़ है तनाव प्रबंधन, और इतने कम समय में अभी तक कैसे चीज़ों को किया जाए, कैसे समराइज किया जाए, किस प्रकार से जो अभी तक पढ़ा लिखा गया है उसको धारण किया जाए, क्योंकि अब नया कुछ पढ़ने को है नहीं करंट अफेयर्स के अलावा। तो बाकी सब सर जो पुरानी चीज़ें वही काम में आने वाली हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में पहले आप सर संक्षेप में जो आपकी अपनी यात्रा है उसको संक्षेप में बता दीजिए, और क्या क्या कैसे समस्याएं आती थी, उनका कैसे समाधान करते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लीजिए। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। शिवम जी। जी सर। जी सर, सर जी सादर प्रणाम। सर मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सर शामिल हुआ, और सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते, चूंकि अब लोकल से ग्लोबल हो गया है। माननीय अपने जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा कि नमस्ते अपना ग्लोबल है, तो सभी को मेरा नमस्ते। और जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि संभव है तो अपना कैमरा ऑन कर लें। थोड़ी सा आई कांटेक्ट रहता है तो नहीं, बात करने में थोड़ी सा आसानी हो जाती है। तो यदि संभव हो तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें नहीं, यदि कैमरा पॉसिबल हो ऑन तो। करना थोड़ा ठीक नहीं है शिवम जी, मैंने ही मना किया हुआ है। क्योंकि दिक्कत ये रहती है कि ओके कौन सर। कुछ स्थिति में जी किस सर। परिस्थिति में है, और विद्यार्थी अपने जी कमरे जी। में कैसे रहते हैं आप जानते हैं। हाँ सर, हाँ ठीक, नहीं सर, ठीक ठीक है, है, तो ऐसे ही हो ये जाएगा। साक्षात्कार के समय ये विधा काम करती है। और ऐसे जो है बिल्कुल सर। अच्छा सर, अपना सेशन ये लगभग कितना समय का रहेगा ये? आप जितना समय तक बोल सकते हैं। जी सर, जी सर। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हम इस सेशन को थोड़ी भागों में बांटते हैं। पहले मैं थोड़ी सा संक्षेप में अपने बारे में बताऊंगा, अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगा। और दूसरी चीज की, जैसे सर ने बताया कि समय बहुत कम है, 35 से 40 दिन है हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो उस 35 लास्ट के 35 दिन में हम क्या करें कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण हो जाए। और थोड़ी सा मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा कि पेपर के दिन हम लोग पेपर को कैसे टैकल करें, पेपर करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें भी चर्चा करेंगे। और थोड़ी सा सी सैट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। और सर ने जैसे भी एक, मैं भी अपनी बारी बात स्टार्ट करूंगा, तो सर जो भी चर्चा कर रहे थे उस बारे में भी मैं आऊंगा। सर की सर जवान में सरस्वती विराजमान है। मेरा नाम शिवम गुप्ता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और 2023 पीसीएस की परीक्षा में मेरा चयन 10वीं रैंक के साथ कोषाधिकारी पद पे हुआ है। मेरा ये 5वां प्रयास था, जिसमें से मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। और मैं 2018 से लगातार प्रारंभिक परीक्षा निकालता रहा हूं, और लगातार मेंस भी देता रहा हूं। और जिसमें से मैंने 3 इंटरव्यू दिए। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सर के आशीर्वाद से प्रारंभिक परीक्षा में मुझे कभी भी असफलता का सामना सर नहीं करना पड़ा है। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि लास्ट के 35 दिन में क्या किया जाए। तो लास्ट के 35 दिन में, जैसा कि सर ने बताया, कुछ नया नहीं किया सकता। हम चाहें कि आज से लक्ष्मीकांत उठाना पढ़ना स्टार्ट करें और लास्ट के 35 दिन में खत्म कर दें, तो संभव नहीं है। आपको इस समय लग भी रहा होगा कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है या हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले लगता है कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो आप जितना पिछला पढ़ चुके हैं उस पर पूरा विश्वास बनाए रखिए। अब लास्ट के 35 दिन में क्या किया जाए, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में बांटूंगा। पहला तो हमको PYQ, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसके कम से कम 5 साल तो मिनिमम
या 7 साल आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर जाइए, अच्छे से रिवाइज कर जाइए। हम देखते हैं कि कभी कभार पिछले साल के जो पेपर होते हैं उससे 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि ह्यूमन एरर के कारण वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हमारे द्वारा गलत हो जाते हैं। तो हमको पहला काम ये करना है कि जो PYQ है हमारा, वो कम से कम 5 साल, संभव हो तो 10 साल आप उनको 2-3 बार गो थ्रू हो जाइए। एक बार पढ़िए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, पढ़ना कैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमको पहले PYQ में काम करना है। और दूसरा कि लास्ट के 35 दिन में पूरा सिलेबस नहीं कवर किया जा सकता, तो जो प्रारंभिक परीक्षा में वेटेज वाले हमारे जो सब्जेक्ट हैं, तो उन पे हमको लास्ट में फोकस करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि करंट अफेयर्स यदि हम करते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर्स का आता है। और PCS पेपर की यह प्रकृति है कि इसमें करंट अफेयर्स वन लाइनर पूछा जाता है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी सर। तो जी तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 2 सोर्स से, एक सोर्स से नहीं, एक सोर्स में कभी कभी क्या होता है कि 60 से 70% चीजें कवर हो पाती हैं। तो कम से कम 2 सोर्स से हमको करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना है। दूसरा कि सर की क्लास भी करंट अफेयर्स की चलती ही होगी। सर के क्लास में जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है, तो हमारे जितने साथी मेरे अधिकारी हैं वो सभी इस चीज से भली भांति परिचित हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं कल वो पेपर में हमको रखे मिल जाते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। और कम से कम 2 सोर्स रखिए। यदि सोर्स की बात की जाए तो जो मेरा सोर्स होता था, तो मैं जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती थी, आप सभी लोग उसको पढ़ते होंगे, उसको मैं भी लास्ट में कंप्लीट करता था। और मंथली क्रॉनिकल कंप्लीट करता था मैं। तो क्रॉनिकल और घटना चक्र की जो आई दृष्टि है, ये 2 सोर्स इनफ है। ये 2 सोर्स हम कर लेते हैं, लगभग हमारे 80% करंट अफेयर्स से क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमको पहला बात तो करंट अफेयर्स में हमको फोकस करना है। और एक हमें सब्जेक्ट, जो हमारे मूल 7 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, संविधान, भूगोल, पर्यावरण, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, इनकी एक हायरार्की तय कर लेनी है। एक हमको सोपान क्रम तय कर लेना लास्ट के 35 दिनों के लिए। कि जैसे हम देखते हैं कि विज्ञान से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और विज्ञान लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कि यार विज्ञान नहीं पढ़ना। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं था तो विज्ञान हमसे हो भी नहीं पाएगा। तो विज्ञान इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो विज्ञान एक बार हम देख सकते हैं, ल्यूसेंट से देख सकते हैं। यदि आपने एक बार पूर्वावलोकन पढ़ रखा है घटना चक्र का, तो उससे देख सकते हैं। तो यदि हम साइंस के क्वेश्चन में फोकस करें, खासकर बायो के और करंट अफेयर्स में, तो 25 और 25 सीधे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस 50 क्वेश्चन में हम आराम से 40 प्लस 45 प्लस क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमको 2 सब्जेक्ट लास्ट में 35 दिनों में विशेष फोकस करना है। और नंबर तीसरे की बात किया जाए तो सभी का अपना अपना एक मजबूत सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा ज्योग्राफी और पर्यावरण अच्छे से कंप्लीट था, तो यहाँ से मैं लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता था। यहाँ से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसको रख सकते हैं तीसरे नंबर में कि आप ज्योग्राफी रखिए और पर्यावरण रखिए, वहां से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप, हाँ, जो पॉलिटी होता है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, एकदम रिपीटेड होते हैं, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन बनाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। तो उसमें कहते हैं, सर भी कहा करते थे, मुझे भी याद है, कि पॉलिटी में गलती की माफी नहीं है। उसमें आपको यदि 15 क्वेश्चन आना है तो आपको 15 करना ही है। कोशिश ये करिए कि उसमें गलतियां कम हो, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको करने का आप प्रयास करिए। अब मैं 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहूंगा जो लोग फोकस कम करते हैं। एक यूपी स्पेशल में ये ट्रेंड रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार अब आप हमारे मेंस के सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, 5वां और 6वां पेपर जुड़ा है, तो हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाएं, 10 क्वेश्चन आ जाएं। तो यूपी स्पेशल पे आप जरूर एक बार उसको सरसरी लगाए से, जो मेन लिस्ट दी हुई है कि हमारे आर्द्र भूमि कितनी हो गई है, हमारे बायो रिजर्व क्या है, हमारे ये राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए हैं, और हमारे एयरपोर्ट कहाँ पे, चीजें जो हैं, इनको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। और जनसंख्या से भी हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते रहे हैं, तो जनसंख्या भी फोकस कर लीजिए। और एक परीक्षावाणी की सांख्यिकी किताब आती है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसमें सभी डाटा दिए रहते हैं कि हमारे दाल उत्पादन में कौन सा स्थान है, हमारा एनर्जी पे कौन सा स्थान है, हमारे सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमको सब्जेक्ट की दृष्टि से इन चीजों में फोकस करना है। अब हम आते हैं कि हमको पेपर के दिन पेपर कैसे टैकल करना है, इस विषय पे हम आते हैं। तो पेपर, अच्छा हाँ, एक चीज में छूट रही है, टेस्ट सीरीज। जो सर के द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 15 से 20 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। उन टेस्ट सीरीज को आपको एकदम घोल के पी जाना है।
क्योंकि सर का जो मटेरियल है टेस्ट सीरीज का या जो भी स्टडी मटेरियल है, इतना रामबाण मटेरियल है कि सीधा प्रश्न हूबहू बहू वहीं से लाइन उठ के आ जाती है। आप पिछले साल के पेपर भी देखेंगे और सर का मटेरियल देखेंगे तो हूबहू जो लाइन होती है तो वो पेपर में ही उठ के आ जाती है। अभी हम आगे हिंदी निबंध की जब बात करेंगे तो मैं एक और बात बताऊंगा। तो ये जरूर है कि आप स्टडी मटेरियल अच्छे से आप जो है सर का एक बार जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनको आप डेली आपको मिलता है, डेली आप सॉल्व करते हो, आप उसको चाहे डेली तैयार भी कर सकते हैं, तो उनको आप डेली जो है तैयार करते जाइए। एक आप ही चीज कर लीजिए। अब आते हैं हम पेपर के दिन कि हमको पेपर कैसे टैकल करना है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कितने क्वेश्चन में सेफ रहता है। तो बाजार में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं कि 500 सीटें हो गई हैं, 700 सीटें हो गई हैं, 800 सीटें हो गई हैं। हम उन सीटों को दिमाग में न रखते हुए हमको सदैव क्वेश्चन को दिमाग में रखना चाहिए कि हमको प्री में क्वेश्चन कितने करने हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 90+, अब 2-3 साल से ट्रेंड चला है 95+, 95+ क्वेश्चन एकदम सेफ होता है। तो हमको 95 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के बाद बचा के रखना है। तो कम से कम आप 130+ क्वेश्चन करिए ताकि आपका 30 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, 10 माइनस मार्किंग में चला गया तो 90-92 क्वेश्चन आपका बच जाए। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं 115 करके 90 बचा लूंगा, थोड़ी सा ये टफ लगता है, इसलिए 130 क्वेश्चन के आसपास आप करिए। पेपर को आप कम से कम 3 चरणों में करिए। एक बार में आपके जो एकदम भूख क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कर ले जाइए, उनको आप फिर गोला भी भर लीजिए, फिर देखिए कि आपके 50-60 क्वेश्चन हो रहे हैं, यदि 70 क्वेश्चन तो आप अच्छी स्थिति में हैं। फिर जो दुविधा वाले क्वेश्चन है उनको कर लीजिए। ऐसे करते कराते आपको कम से कम 130 क्वेश्चन करना है। ये तो पेपर करने की स्ट्रेटजी हो गई। और मेरी जो सर संघर्ष यात्रा बता रहे थे तो मैं सर की एक बात बताना चाहूंगा। सर की वाणी में सरस्वती विराजमान है। जब मैं लगातार असफल हो रहा था, 2021 पीसीएस में भी मैं इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन केवल 1 नंबर से होगा था, मात्र 1 नंबर से। तो मैं बड़ा हताश हो गया। तो मैं सर एक्चुअली में मैं सबसे 2018 से ही जुड़ा हूँ। सर मेरे गुरु तो हैं ही, लेकिन गुरु से इतर मेरे बड़े भाई और मेरे गार्जियन भी हैं। तो सर ने मुझसे, मैं एक बार इनसे मिला कलेक्ट्रेट में ही, चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा सर मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी तैयारी ठीक है तो मैं प्री की टेस्ट सीरीज चलाऊं। तो सर ने मुस्कुराए। तो मैंने कहा कि मैं सर परेशान हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे मार्गदर्शन नहीं कर रहे, आप मुस्कुरा रहे हैं। तब मैं मेंस का एग्जाम दे चुका था 2023 वाला। तो उन्होंने कहा कि शिवम ऐसा करो कि अभी आप 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने रिजल्ट का वेट कर लो, फिर मुझसे ये क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, इस बार सिलेक्शन आपका कंफर्म हो रहा है। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं लग रहा, मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं बना, हिंदी मेरा बिगड़ गया है, ऐसे मैंने सर को बताया। और सर का आशीर्वाद रहा, सर की वाणी का ऐसा प्रताप रहा कि आखिरकार मेरा 2023 पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ। और सर हमेशा मुझको मानसिक सहायता देते रहे और विभिन्न प्रकार की जितनी हेल्प थी सर देते रहे। हाँ, 2021 पीसीएस की एक घटना और मुझको याद आ जाती है कि सर आयोग की तरफ से पर्यवेक्षक बन के गए थे। मेरा दिव्याभा में सेंटर था, इलाहाबाद के जो रहने वाले होंगे वो जानते होंगे। तो दिव्याभा में मेरा सेंटर था और सर बतौर पर्यवेक्षक थे आयोग के। तो लास्ट के समय एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। जब आप मेंस जो लिखे होंगे वो जानते होंगे, लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन लगता है कि अब बस कॉपी रख दें, पेन रख दें, बंद कर दें यहीं पे। तो उसी समय जब मैं पेपर दे रहा था, शायद चौथा या तीसरा पेपर था, मेरी एनर्जी एकदम डाउन थी, आंखों सामने अंधेरा दिख रहा था, इतने सर मुझको दिख गए और सर ने मुझको ऐसे इशारा किया कि शिवम, ऐसे इशारा किया। और मैं इतना जोश के साथ फिर लिखना स्टार्ट किया, इतनी मेरे अंदर एनर्जी आ गई कि उस पेपर में सर नंबर ही बहुत अच्छा आए थे। हाँ, दुर्भाग्य से 1 नंबर से मैं रुक गया था। तो इस चीज को अब मैं क्या कहूँ, सर का आशीर्वाद रहता है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो सीसैट का पेपर है, तो सीसैट के पेपर को हमको हल्के में नहीं लेना है। बहुत से लोग सीसैट के पेपर में ये करते हैं कि चलिए वहीं एग्जाम हॉल में देखेंगे। तो एक बार थोड़ी सा सीसैट के 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो एक बार वो हल्का सा रीजनिंग देख लें और संप्रेषण देख लें। संप्रेषण बहुत कठिन नहीं है, लेकिन संप्रेषण की हिंदी बहुत कठिन होती है, भाषा बहुत कठिन होती है। तो जब भी संप्रेषण हल करें तो उसके बगल में जो बगल में इंग्लिश दिए रहता है उसका ट्रांसलेशन, वो जरूर पढ़ लें, तो संप्रेषण भी आप आराम से कर लेंगे। क्योंकि ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूं 4-5 साल के यात्रा के दौरान कि जिनका जीएस में 110 क्वेश्चन सही था, 105 क्वेश्चन सही था, और सी सेट में उनके 30-32 क्वेश्चन रहेगा और सी सेट के वैसे बाहर हो गए। तो सी सेट को हमको हल्के में नहीं लेना है और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सर से जुड़े रहिए। और निश्चित रूप से आप लोगों का प्री ही नहीं, मेंस ही नहीं, निश्चित रूप से सर के मार्गदर्शन में आप सभी लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। और लगे रहिए सत्य के साथ, और सत्यमेव जयते।
और बस मैं यही कहना चाहूंगा। अब आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहे कृपया तो आप पूछ सकता है। जी, कृपया आप लोग अपना हैंड रेज करते जाइए, नाम लेते जाएंगे सब। वीना मैम, आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। वीना मैम। सर सी सेट के बारे में ही जानना है मुझे, क्योंकि मुझे इसमें काफी समस्या रही है, इस वजह से प्लीज एक बार फिर से आप क्लियर कर दीजिएगा। जी, सी सेट में जो यूपी पीसीएस की सी सेट की बात करें तो इसको क्लियर करने के आपका मैथ बैकग्राउंड है कि नहीं है? नहीं सर, वैसे मैंने एसएससी की तैयारी करी है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी मैथ सीखी हुई है, तो मैं कर सकती अच्छा हूँ। अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा। तो फिर आपके लिए तो बहुत समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एसएससी की तैयारी की है तो मैथ भी कर सकती हैं और रीजनिंग भी कर सकती हैं। फिर जी भी जी। आप एक हायरार्की इसमें भी बना लीजिए कि इसमें हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जी जी। हिंदी क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिए। हिंदी में एक बार थोड़ी सा संधि समास और जो काल होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनके प्रकार एक बार देख लीजिएगा हिंदी में, और संधि और समास देख लीजिएगा। हिंदी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। हाँ, हो सकता है कि संप्रेषण में आपको दिक्कत आती हो, तो जी संप्रेषण सर। का जो हिंदी आप पढ़ते हैं उसका इंग्लिश जरूर देख लिया करिए एक बार। बहुत अच्छा। ही जैसे अधिगम शब्द दिए है, अधिगम समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन उसका यदि आप देखेंगे हिंदी की लर्निंग दी है तो हम समझ जाएंगे अच्छे, इसका मतलब ये है। तो एक जी बार जो है उसका संप्रेषण का हिंदी के साथ में इंग्लिश भी देख लीजिएगा, तो करने में जी। आपको आसानी होगी। आपका मैथ बैकग्राउंड है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर साथ ही एक क्वेश्चन ये भी है कि मेरे को जैसे कि पॉलिटिकल है, उसकी भी जो भाषा है उसको हम किस तरीके से मतलब थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वही शब्द उठा के रख दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा प्लीज पॉलिटिकल के बारे में बताइएगा। संविधान आपने किससे पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा है? सर संविधान मैंने वैसे तो मैंने घटना चक्र ही करी है सर, कोई वैसी बुक नहीं ली है, लेकिन मैंने पॉलिटिकल से एमए भी किया है। अच्छा, तब तो फिर आपको एकदम समस्या नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेकिन शब्द जो अभी बन के आ रहे हैं सर, उसमें थोड़ी सी समस्या मेरे को मतलब फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की वजह से हो सकता है आपको समस्या आती हो, तो उसका भी जी आप इंग्लिश बगल में देख सकती हैं, तो आपको चीजें क्लियरिटी हो जाएंगी। और जी हाँ, इसमें एक चीज आपको समय नहीं है कि जिन जी शब्दों में समस्या आती है, सर ने मुझको ये वाली बात बताई थी, मुझको याद आया कि जी उन शब्दों का एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझको ये 50 शब्दों में ये समस्या आती है, और उनका आगे भावार्थ लिख लीजिए, तो आपके लिए हमेशा काम आएंगी। वो शब्दों में आपको क्लियरिटी रहेगी। कभी कई बार न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, इन शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है, जी या जी जी वित्त सर। विधेयक, धन विधेयक में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनका एक आप लिस्ट बना लीजिए और उनको एक बार लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो सभी मच। सभी को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आयोग की जितने भी प्रश्न हैं उनसे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, उनको अपने परिवार का सदस्य बनाना पड़ेगा। और परिवार का सदस्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बार बार उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए, उनको जांचिए और उनको परखिए, उनके विकल्पों को देखिए। तो जो शब्दावली संबंधी समस्या है, वाक्य संरचना संबंधी समस्या है, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हम आईएएस की परीक्षा में भी इसलिए नहीं फेल होते कि हमको आता नहीं है, बल्कि जो उसकी दुरूह भाषा संरचना रहती है, उलझाऊ भाषा संरचना रहती है, उसके कारण से दिक्कत आती है। और ये दिक्कत तभी दूर होगी जब आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करेंगे। जो शब्दों का जाल है उसमें जाएंगे, उसमें उसमें से निकलेंगे, उसमें से अपने आप को निखारेंगे। और ये इसी से दूर होगी कि बार बार आयोग में आए हुए प्रश्नों को बारंबार पढ़िए। और हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसमें भी कोशिश की जाती है कि जो आयोग के प्रश्न हैं उनकी भाषा शैली को अपनाया जाए और उनको दिया जाए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न। बाल गोविंद सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाल गोविंद सर। नमस्कार सर, मेरा भी सर सी सैट से ही संबंधित प्रश्न है। सर मैं जब भी सी सैट के लिए उठाती हूँ, मतलब बुक उठाती हूँ, तो मैं देखती हूँ हर बार प्रश्न नए तरीके से आ रहा है कम्युनिकेशन में। मैं मतलब इतना फंसती हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है हर बार संप्रेषण में नया ही पूछ रहा है। एक तो मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, रीजनिंग में थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, हिंदी ठीक ठाक कर लेती हूँ। इस वजह से मुझे लगता है कि सी सैट तो मेरा निकलेगा ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी इसमें। हर बार नए तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, इसका उत्तर मैं कहाँ से लाऊं? मैं सर इस मामले में बहुत ज्यादा ही चिंतित रहती हूँ कि मैं संप्रेषण को कैसे पढ़ूं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकालिए कि मैं फेल हो जाऊंगी।
इसको सबसे पहले निकालना है कि मैं फेल हो जाऊंगी, आप निश्चित रूप से पास होंगी, दिमाग में ये रखिए आप। तो आप जो जैसे बता रहे हैं कि हिंदी में बहुत अच्छे से कर ले जाती हूँ, तो अच्छे से कहने का मतलब ये है कि आप 20 में से 15 कर ही ले जाती होंगी। अब आपकी जी सर। बचती है 15 क्वेश्चन की समस्या। रीजनिंग आपसे बनती है? जी सर, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन मैं लगभग 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक ठाक कर लेती हूँ। हाँ, और यदि आप वहां से 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, इंग्लिश के भी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पैरा से भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं, कि पैरा से ही आपको डायरेक्ट 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 नरेशन के आते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और रही बात संप्रेषण की, तो संप्रेषण जहां तक मेरा मानना है कि लगभग आप पिछले 5 साल का संप्रेषण करिए, तो हो सकता है कि भाषा में डिफरेंस हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका लगभग एक ही है। तो पिछले 5 साल के संप्रेषण के यदि आप क्वेश्चन देख लेंगी तो समस्या आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सर वो जो उसमें की और मैं भाषा रहती है, मैं सोचती हूँ कि मतलब इसका मतलब क्या है, जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं, लेकिन मुझे उसकी भाषा ही नहीं समझ में आती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो मुझे वो आता ही नहीं है क्वेश्चन ही। इंग्लिश, जी जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसका इंग्लिश जरूर पढ़िए साथ में। आप हिंदी के साथ में उसका इंग्लिश जरूर पढ़िए, तो आपको चीज समझ में आएंगी। हिंदी थोड़ी सा टफ है, उसकी भाषा टफ है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। तो उसको जो है आप साइड में जो इंग्लिश दिए रहता है बगल में, इंग्लिश जरूर देखिए, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। धन्यवाद सर। अरुणिमा मैम, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। सर क्या ARO से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। सर ये पूछना था कि जो है मेरी पढ़ाई थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। हालांकि मैंने स्टैटिक पोर्शन सारा पढ़ा है, मतलब कुछ एग्जाम, एक नर्सिंग का एग्जाम आ गया था तो उस वजह से ब्रेक हो गई थी। तो क्या हम अभी से रीस्टार्ट कर सकते हैं इतने टाइम में? कोई एक छोटी सी प्रॉपर स्ट्रेटजी, जैसे आपको सर एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं। मैंने सारा पढ़ा भी है, बट हाँ, ब्रेक हो गया 2-3 महीने। जी, आरओ के लिए देखिए, अभी हमारे पास 90 दिन समय है, कम से कम 3 महीने का समय है। तो आरओ में जो नंबर बढ़ाने का फार्मूला होता है वो हिंदी होता है। हिंदी आप 60 में से कम 55 प्लस कर सकते हैं। और सर के निर्देशन में, सर का यदि आप स्टडी मटेरियल लेते हैं, सर का गाइडेंस लेते हैं, तो लोग 57, 58, 59 तक किए हैं, और 2017 में मैंने 60 भी किए थे। तो हिंदी को जो है आप अपना रामबाण बनाइए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नर्सिंग की आप तैयारी कर रही थी, थोड़ी सा स्टैटिक ब्रेक हो गया, तो मैं यही कहूंगा कि आप फिर इस 3 महीने के दौरान ज्यादा से ज्यादा आप पूर्वावलोकन ही पढ़ने का प्रयास करिए। उसका साइंस का पूर्वावलोकन देख लीजिए। हायरार्की यही रहेगी, साइंस, करंट अफेयर्स और उसका हिस्ट्री का और पॉलिटी का, इसका पूर्वावलोकन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि हम समीक्षा के पेपर में देखते हैं कि पूर्वावलोकन से बैक ईयर से सीधे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो आप 3 महीने में ये चीजें कर सकती हैं। और कोई जैसे आपका वीक टॉपिक हो, वीक सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि मैं ज्योग्राफी में फंस जाती हूँ, मैं एनवायरमेंट में फंस जाती हूँ, तो आप उसकी एक थोड़ी सा व्यापक भी पढ़ सकती हैं। 3 महीने का पर्याप्त समय। लेकिन हिंदी में जरूर फोकस करिएगा। हिंदी ही बताते हैं समीक्षा अधिकारी का प्री निकलवाता है, ऐसा कहा जाता है। थैंक यू सर। हिमांशु सर, आप अपना प्रश्न। इसके साथ आप लूसेंट को भी देख लीजिए, एक सामान्य अध्ययन की किताब, उसको भी साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है ना? अगला जी जी। हिमांशु सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, प्रश्न ये था कि साइंस में बड़ी समस्या हो रही है, और जी। इस समस्या से निपटने के लिए पूर्वावलोकन ही पढ़ने, जो पूरे में प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ नया पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, पीसीएस के लिए तो कुछ नया पढ़ने का, आपने अभी तक साइंस कहाँ से पढ़ी है? मैंने सर उसके जो है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो आया करता है उसी से पढ़ी पूरा, जितने जो। अच्छा, उसका तो मैंने मटेरियल नहीं देखा उनका, लेकिन मैंने जो साइंस के लिए फॉलो किया था कि दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है साइंस की, तो उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन अच्छे से कंप्लीट किया था। यदि आपने घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ रखा हो तो उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपके कम से कम 80% क्वेश्चन साइंस के वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ रखा है। ओके, और जिसको प्रश्न पूछना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नितिन सर पूछिए। किसी ने भी कमेंट किया था कि मेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं क्या? हाँ, तो पूछ सकते हैं, संक्षेप में उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हेलो
हिमांशु सर आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए पहले, मेंस वाला आपका जो था। सर ये कह रहा था कि जैसे मेंस का जैसे आप लिखते थे परीक्षा में, जैसे आप बैठते थे मेंस में हैं, तो सर आपको पूरे जी। प्रश्न आते थे या कुछ से प्रश्न आते थे? यानी कि जैसे लगभग 15-16 प्रश्न आते थे या 2-4 प्रश्न आते ही नहीं थे? ऐसे थोड़ा बताइए। जी, आप बिल्कुल सही हैं कि सभी प्रश्न नहीं सभी को आते हैं। ये तो कहने के लिए कह दिया जाता है कि हमको 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप गंभीर तैयारी की होती है, आपकी तैयारी गंभीर होती है, तो ये जरूर रहता है कि आपको 15 से 16 क्वेश्चन बहुत सटीक आते होते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन, और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपने सुन रखा होता है। तो उन क्वेश्चनों को आप यदि प्रैक्टिस करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, और आपको चारों पेपर की गंभीर नॉलेज होती है, तो उन क्वेश्चन के कीवर्ड के आधार पे हम उसको लिख सकते हैं, ऐसा रहता है उसमें। यदि कीवर्ड आपको पता है और आपको लिखने का एक तरीका पता होता है, तो उसके पक्ष विपक्ष और क्वेश्चन का जो मूल भाग है उस आधार पे हम लोग अंदाज से भी करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हमको 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ 15 से 16 क्वेश्चन सटीक आते होते हैं, और 2-4 क्वेश्चन अनुमान के आधार पर लिख दिया जाता है, चीजें हो जाती है। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप एक चीज का अनुभव करेंगे कि 3-4 महीने तैयारी के बाद आप भी लिखने की स्थिति में रहेंगे। जी सर, धन्यवाद। शिवम जी का प्रशिक्षण चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए समय अभाव है। आप लोग जल्दी जी जल्दी सर। प्रश्न पूछिए, और अन्यथा फिर इन्हें इनके और जो कार्य हैं उसके लिए फिर अवसर दिया जाए और वहाँ पर जाएं। नितिन सर। हेलो सर, मेरा सर ये क्वेश्चन था असर्शन रीजन को लेके कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। दूसरा क्वेश्चन था क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जैसे 1-2 चीज आपको आ रहा है फैक्ट की कमी से, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, उसको ऑप्शन से कैसे करें। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस 30 से 35 दिन में घटना चक्र का मैक्सिमम रिवीजन कैसे करें। ये घटना चक्र आपने पहले पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी इसके पहले? यस सर, अभी एक बार पढ़ चुका हूँ। तो उसके लिए आपने हाईलाइट किया होगा, जो मैं यूज करता था कि मैं जब पहली बार पढ़ा करता था तो मैं जो क्वेश्चन मुझको आते थे उनको छोड़ के जो इंपॉर्टेंट चीज होती थी मैं हाईलाइट कर लेता था। तो उस हाईलाइट को ही बार बार रिपीट करता रहता था। यदि आपने हाईलाइट कर रखी है तो ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन करिए, जितनी भी घटना चक्र है उसका जो है आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और जो आपका दूसरा प्रश्न है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में, तो हाँ उस क्वेश्चंस में क्या रहता है कि हमको 1-2 उसके पॉइंट या ऑप्शंस के लीजिए हम लोगों को आते होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हमको जो पेपर का क्रम करना है, तो हमको पहले राउंड में वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं जो हमसे बनते हैं। लगभग वो 60 से 70 होंगे, हम लोग गिन भी लेना है कि कितने क्वेश्चन हमने किए। यदि वो 60 से 70 क्वेश्चन हैं तो आप समझिए कि आप सही स्थिति में हैं। फिर आप उन क्वेश्चनों को उठाइए जिनमें आपके 2 विकल्प हो सकते हैं, यार इसमें ये विकल्प हो सकता है, ये विकल्प हो सकता है, 50-50 का। क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा संभावना है कि आप उसमें फायदे में ही रहेंगे। तो आपके लगभग डबल वाले क्वेश्चन लगभग होंगे 50 के आसपास, तो उनको भरिए आप। इस क्रम में यदि आप भरते हैं तो निश्चित रूप से ये चीजें ठीक रहेंगी। यस सर, थैंक यू सर। और सर असर्शन रीजन वाला बच गया। मैं समझा नहीं, असर्शन रीजन मतलब? अरे सर वो जो आता है ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन। अच्छा, असर्शन रीजन, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उसमें एक मैं ट्रिक यूज करता था कि जो उसमें पहले असर्शन दिया रहता था, जो कथन दिया रहता था, उसको पढ़ने के बाद हम उसमें एक शब्द यूज करते हैं क्योंकि या इस कारण से। यदि आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शब्द, यदि आप पढ़िएगा अब शब्द क्योंकि इस्तेमाल करके, तो आप देखेंगे कि आपको उसका कारण उसका सही है कि नहीं है आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो आप पहले कथन पढ़िए, फिर बीच में लगाइए क्योंकि, बिकॉज, और फिर आप उसका कारण पढ़िए। यदि आप ये करते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। यदि क्योंकि शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कारण सही है कि गलत है, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमको यूज करना है उसके बीच में। यस सर, भागीरथी सर से पूछा था तो उन्होंने बताया, तो टेस्ट सीरीज में मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे 80% हो जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन 20% बच जा रहे हैं। नहीं, 80 हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अभ्यास करते रहिए और भी ग्रोथ होगी। ये क्योंकि शब्द बहुत यूजफुल है। थैंक यू सर। मोहम्मद आकिब सर आप अपना प्रश्न पूछिए। सर सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ सर, मेरा C सेट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं।
सर मेरा 2023 में मैंने दिया था तो वो मेरा क्लियर था, मुझे जीएस में प्रॉब्लम थी। तो सर ने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं सर। जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं सब। सर पहले जैसे आईएएससी की बुक पढ़ता था सर, तो मैंने पढ़े भी है एक बार वे, तो मैं उनसे नोट्स बना रहा था। तो अब सर के नोट्स लिख रहे, तो सर के नोट्स चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से जो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी। हाँ, निश्चित रूप से जो सर का मटेरियल है वो तो बहुत शानदार मटेरियल है, उसको मैंने बहुत यूज किया उस मटेरियल का, उससे हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैंने दृष्टि कुछ बुक पढ़ रखी है, यदि आपने पढ़ रखी है, उसका आपने नोट्स बनाया है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सर के नोट्स को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आपके पास समय 35 दिन का है, आप लगातार टेस्ट दे ही रहे होंगे और सरकार ने जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया है उसको आप अपना प्राथमिक स्रोत रखिए। और आपने यदि क्विक बुक पढ़ रखा है, उसका आपने नोट्स बना रखा है, तो उसको भी आप पढ़िए। मैं उसको नहीं कहूंगा कि आप नहीं पढ़िए, उसको भी आप पढ़िए। उसको उसका आप खासकर जियोग्राफी का और एनवायरमेंट का क्विक बुक का बहुत अच्छा नोट्स है, बुक है, उसका जरूर पढ़िए, जियोग्राफी का और एनवायरमेंट का। तो मैं कह रहा हूँ मैंने नोट नहीं ली, उसे एक बार पढ़ रखी है। अच्छा, तो अब तो बहुत गंभीरता से पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो सर के नोट्स और टेस्ट सीरीज को ही आप जो है बेस बनाइए। पहले भी ये तथ्य रखा जा चुका है कि अभी तक की आपकी जो जीवन की यात्रा है उसमें बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और हर व्यक्ति का कोई न कोई क्षेत्र मजबूत होता है। किसी का अर्थव्यवस्था मजबूत है, किसी का राज्य व्यवस्था, किसी का साइंस, है ना। तो आपने अभी तक जो सीखा है उसको समझा है, और निश्चित रूप से उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में जो यहाँ से आपको सामग्री दी जा रही है उसको देखिए, पुराने प्रश्नों को देखिए, टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को देखिए, करंट को देखिए, इन्हीं से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रिंस सर, आप अपना प्रश्न रखिए। हेलो जी सर। सर, इस समय ये हो रहा है मेरे साथ टेस्ट में कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं वो काफी गलत हो रहे हैं, मतलब उनमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं। जी जी, निश्चित रूप से ऐसा सभी के साथ होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग एरर कर देते हैं। तो इसमें आप जल्दीबाजी से बचिए। पहली बात, जल्दीबाजी से बचिए। और जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी डाउट है तो आप उसको गोला कर लीजिए, उसको आप राउंड कर लीजिए क्वेश्चन के ऊपर, और उस क्वेश्चन पे आप दोबारा जाइए। आप सही क्वेश्चन भरने के बाद उन क्वेश्चनों पे आप दोबारा जाइए और एक बार रीचेक करिए, फिर उसको फिलअप करिए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, आपकी ज्ञान की कमी नहीं है, ये आप मतलब ये अनैच्छिक लापरवाही है, जो बिना इच्छा के वो लापरवाही हो जाती है। तो उससे हमको बचना है। तो ये बार बार उसका अभ्यास आप टेस्ट चीज का करते रहिए, ये आप निश्चित रूप से कमी दूर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि प्राइमा फेसी पहली बार में जो आपको लगे कि यह उत्तर हो सकता है, तो अपनी अंतःकरण की आवाज़ को सुनिए और उसी को लगाइए। ठीक है, क्योंकि फिर अगली बार जब आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो उसमें गलत होने की संभावना अधिक रहती है। और इस पहली बार जब अंतःकरण बोलता है तो उसके पीछे पहले हमने जो पढ़ा हुआ है उसका एक ध्वनि आती है या उसकी आवाज़ आती है, अंतर्ध्वनि आती है। तो जब पहली बार जो चीज़ लगे उसको टिक करके आगे बढ़िए। फिर अगर कहीं ऐसा लग जाए कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद आ जाए तब तो उसको बदलिए, अन्यथा मत बदलिए, पहले विकल्प के साथ ही रहिए। ठीक है ठीक सर, थैंक यू। और जिसको भी प्रश्न पूछना है कृपया आप अपना प्रश्न रख सकते हैं माइक ऑन करके बारी बारी से। कोई हैंड रेज नहीं किया तो किसी का नाम नहीं दिया का और समय है, 5 मिनट में आप अपने प्रश्न रखिए। उसके बाद फिर जी जी वार्ता होगी प्रिंस जी के साथ, इनके साथ में, शिवम जी के साथ में, और उसके बाद फिर हम इनसे विदा लेंगे। सर, उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों के प्रश्नों के समस्या का समाधान सर ने कर दिया बहुत अच्छे ढंग से, सीसेट से लेके सारी चीजों को प्रारंभिक परीक्षा कर। तो अब सर जो भी वार्ता का क्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए सर। जी सर। हाँ शिवम जी, आप कुछ उस समय चर्चा में कर रहे थे कि हिंदी के संदर्भ में आपको कोई चीज़ याद आ रही है, उसको आप बताएंगे। तो जो हिंदी और निबंध का और साक्षात्कार क्रम से भी आप जुड़े रहे हैं, उसका एक अनुभव संक्षेप में शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, खासकर आपको रैंक लगाने के लिए अच्छी,
हिंदी और निबंध का बहुत बड़ा रोल होता है मुख्य परीक्षा में। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। पीसीएस में यदि आपको अच्छी रैंक लानी है तो हिंदी और निबंध का अच्छा रोल होता है। यदि इसमें सटीक रणनीति बना के तैयारी कर ली जाए तो उतनी ही मेहनत में हम जीएस से ठीक नंबर उसमें ला सकते हैं। ये चीज हिंदी और निबंध में देखा गया है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि हिंदी और निबंध के लिए मैं तो सर के मार्गदर्शन में ही रहा और लगातार मेरे हिंदी में मेरा मिनिमम मार्क्स 106 रहा और मेरा मैक्सिमम मार्क्स 100 मुझे इतना याद नहीं है, 14 या 16 रहा है, सर को शायद याद होगा, और मिनिमम मार्क्स 106 रहा है मेरा। तो हिंदी निबंध में आप जो है सर के एकदम आंख मूंद के, मतलब इसमें इतनी मार्केट में कोचिंग हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, हर जगह से ध्यान हटा के आप हिंदी और निबंध के लिए सर पे आंख बंद करके आप आस्था रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। मैं इसी बार का एक उदाहरण बताऊं कि निबंध इस बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, निबंध का पेपर 3 दिन बाद था, हम लोग चर्चा कर रहे थे सबसे, तो सर ने एक निबंध का नाम लिया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे निबंध का नाम लिया। हूबहू वही निबंध की भाषा जो सर ने नाम लिया था, हूबहू वही निबंध की भाषा पेपर में आ गई। तो मैंने सर से कहा, जब मैं वहां देखा तो मैं तो चकित रह गया। उससे संबंधित तैयारी हमने कर ही ली थी, सर ने जो कोटेशन बताए थे याद ही कर लिए थे। वो निबंध बहुत शानदार करके आए दोनों निबंध में। और जब मैं घर लौट के आया तो मैं सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर आप 3 दिन पहले पेपर पा गए थे क्या? तो सर कह रहे हैं कि ये वाली बात मुझसे कहा तो कहा, आप किसी से मत कहना कि पेपर पा गए थे क्या। तो मतलब ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और आप बस यकीन मानिए कि मेरे मार्कशीट भी आप देखिएगा, निबंध में 100 नंबर आए, जो 100 नंबर एक्सीलेंट मार्क्स मांगा जाता है योग में। यदि आप 90 से ऊपर नंबर लाते हैं तो निबंध में एक्सीलेंट मार्क्स माना जाता है। तो निबंध और हिंदी के लिए आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे निश्चित रूप से प्रज्ञा परिवार का जो मटेरियल है, या जो सर का मार्गदर्शन है, ये केवल पीसीएस वर्ष के लिए नहीं, सर से कई राज्यों के लोग जुड़े हैं इस मामले में। और सर वैसे भी बौद्धिक संगोष्ठी भी करते रहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें हम लोग भी जुड़ते हैं। तो हिंदी के मामले में मुझे अभी तक इतना विद्वान कोई मिला नहीं सर। तो निश्चित रूप से हिंदी और निबंध के लिए सर का आप जो है मेंस में उस चीज को फॉलो करिए और निश्चित रूप से आप लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी और रैंक सुधारने में सफलता मिलेगी। हिंदी निबंध का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, जो हम लोग भावार्थ या संक्षेपण लिखते हैं, उसमें भावार्थ और संक्षेपण तो व्यक्ति लिख ले जाता है, लेकिन जो टेक्निकल चीजें होती हैं कि पहले हेडिंग कैसे डालनी है, अब उसमें मुख्य भाव क्या है, गौड़ भाव क्या है, उसका क्रम क्या होना चाहिए, उसको लिखना किस जगह चाहिए, ये भावार्थ और संक्षेपण में सर बहुत अच्छे तरीके से इसमें करवाते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद अनुभव लेंगे। और जो पत्र की बारीकी होती है, कामा किस जगह होना चाहिए, भवनिष्ठ कहाँ पे लिखना चाहिए, सादर के बाद कामा होना चाहिए कि फुल स्टॉप होना चाहिए, यही बारीकी पेपर में देखी जाती है। इसी आधार पे मार्किंग भी होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो पत्र की हिंदी में भावार्थ की, लोकोक्तियों मुहावरों की, उसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है, कैसे हम जो कंटेम्परेरी इशू हैं उनको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और उसका निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला है मुझको। और केवल 2023 में ही नहीं, लगातार हिंदी, और मैं तो यही कहूंगा हिंदी डिमांड की वजह से हम लगातार इंटरव्यू पहुंचता रहा। और निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा आपको हिंदी निबंध के लिए। ठीक है शिवम जी, आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जो हमारे दूरदर्शन का लोगो है सत्यम शिवम सुंदरम, तो आप भी इसमें दूरदर्शन दूर से दर्शी हो रहे हैं। और सत्यम वचन बोले और शिवम का अभिप्राय कल्याणकारी होता है। और हमारे जो भी बंधु और बांधवी जुड़े हैं, भविष्य में उनकी परीक्षा सुंदरम होने वाली है। और इस रूप में जो यहाँ का सत्यम शिवम सुंदरम का ध्येय वाक्य है वह साकार होगा। बहुत बहुत आभार आपका। और भविष्य में सर को सादर प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है कि मुझको आपने छोटे भाई की तरीके और सदस्य के तरीके इस कार्यक्रम में मेरे छोटे भाइयों से मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया। सर उसके लिए सर मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और मैं इन लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए कहना चाहूंगा कि दृढ़ इच्छा बनाए रखें, कड़ी मेहनत करते रहें, सकारात्मक सोच रखें। और देखिए कि मैं आप बताना चाहूंगी, जैसे सर ने बताया कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो वर्तमान में मैं ट्रेनिंग के ही रूम में बैठा हूं, तो आपको इस बात से मोटिवेशन मिल सकता है
कि एक रिजल्ट, एक पीडीएफ में नाम, एक सिलेक्शन आपको पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है। जहां हम लोग अवसाद में जाने लगते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अब कहाँ क्या करेंगे, कुछ आमने सामने दिखता नहीं, एकदम अंधेरा दिखता है। एक आपकी जो मेहनत होती है आपसे इतने सुंदर तरीके से टकराती है कि आपको पूरा जीवन, आपको पूरा कैरियर, पूरा सब कुछ बदल जाता है। और आप जो है एक स्टार से तुरंत 5 स्टार में आ जाते हैं। इस मोटिवेशन को आप दिमाग में रखिए और निश्चित रूप से आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। और गुरु जी पे अपनी आस्था बनाए रखिए, अपने तैयारी पे विश्वास बनाए रखिए। निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे और मेंस के लिए आगे फिर कभी हम लोग मिलेंगे सर के मार्गदर्शन में। सभी को सादर प्रणाम, गुरु जी सादर प्रणाम। धन्यवाद सर।